मुझे जो विषय दिया गया है और जिस पर मुझे बोलने का आदेश हुआ है वो है क्षत्रिय समाज में रोजगार और शिक्षा। ये एकमात्र विषय है जिसके प्रति किसी भी क्षत्रिय समाज संगठन व्यक्ति महिला पुरुष इसकी चिंता के प्रति किसी को आपत्ति नहीं है। और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम जिस समाज से आते हैं उसके बारे में कहा गया है कि संग बढ़ जावे नारियां नर बढ़ जावे कट घर बालक कुनार में उन घर में रजवट। यानी जोहर के लिए नारियां अपने शरीर को हवन कर देती थी और आदमी शाका करके कट जाते थे और घर में बालक सुने खेल के बड़े होते थे। उस घर में रजवट रजपूती होती थी। जब हम शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं तो हमें हमारी एथिक्स को नहीं भूलना है और वो एथिक्स हमारी इस रजवट से पैदा होती है। जो राजपूती एथिक्स है, राजपूत धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसकी मूलभूत बातें वो शुरू होती है निडरता से, वो शुरू होती है साहस से, वो त्याग से शुरू होती है, वो बलिदान से होती है, कर्तव्य पालन से होती है, वचनबद्धता से होती है, कमिटमेंट से होती है। और अगर हम इन सब चीजों का पालन अपने जीवन में करें तो चाहे व्यवसाय हो अथवा शिक्षा, इन्हीं चीजों के बूते पे हम सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान की नहीं विश्व की लीडरशिप भी हासिल कर सकते हैं। आजादी के बाद एक नारा सा लगा कि साहब समय बदल गया। हम सबको इतना बताया कि साहब अब तो लड़ने का समय नहीं है, अब तो राजनीति भी बदल गई है, राजतंत्र चला गया है और अब आप सब शांत हो जाओ, लड़ना भिड़ना बंद कर दो। किसने कहा कि राजपूत हर्ष में लड़ता भिड़ता था? किसने कहा था कि वो तलवार लेके ही बात करता था? वो लड़ता था, भिड़ता था, मरता था केवल 3 जगह। घर जाता हूं, धरा पलटता हूं, तिरिया पड़ता ताम, ए 3 दिन मरण रा कुण रंक न कुण राव। अर्थात धरती पे संकट हो, धर्म बदला जा रहा हो या स्त्री की इज्जत पे आंच आ रही हो, ये 3 दहाड़ा मरण ना कुण रंक और कुण राव। गरीब से गरीब और राजा से राजा क्षत्रिय के लिए भी ये मरने का दिन होता था। और राजपूत कभी लड़ता था तो केवल 3 बातों के लिए लड़ता था, राह चलते लफंगों की तरह नहीं लड़ता था। हमको गलत बढ़ाया गया कि साहब आपको लड़ना नहीं, हमें लड़ना है, हमारे अपने हक के लिए नहीं लड़ना है। हक के लिए तो लड़ना ही है। उसके साथ में संसार में जो भी दलित दबला कुचला जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ना है। जिस दिन हम साहस छोड़ देंगे, लड़ाई छोड़ देंगे, डर हमारे अंदर आ जाएगा, उस दिन हम क्षत्रिय ही नहीं रह जाएंगे, फिर दूसरी बातें करनी बेकार है। मैं शिक्षा और रोजगार की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्षत्रिय समाज की शिक्षा और रोजगार की स्थिति क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि शिक्षा और रोजगार हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम कैसे कहेंगे कि हमें कहां जाना है। शिक्षा और रोजगार, इसमें जो सबसे पहला अगर पैरामीटर है वो है आईसीएस, इंडियन सर्विस सिविल सर्विस। अगर हम उसको देखें तो हमारे पूरे भारत की सभी राज्यों की जो नीति निर्माण होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके अंदर किसी वर्ग का हाथ होता है तो यही होता है आईसीएस वर्ग। और हमारे पूरी भारत की जितनी आबादी है, ऐसा माना जाता है 1931 की जनगणना के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 7 से 8% क्षत्रिय है। ये विशेष रूप से मैं उत्तर भारत की कह रहा हूँ, दक्षिण भारत के जो मेरे भाई पधारे हैं वो अलग है। इस तरह से हम करीब 10% 12% क्षत्रिय समाज से आते हैं और उसके बदले में हम हमारी आईसीएस में हिस्सेदारी
वो मात्र 1% है। यानी अगर हम लोकतंत्र के हिसाब से भी अगर अपनी हिस्सेदारी समझें कि उतनी तो होनी ही चाहिए, उसका भी 10वां हिस्सा हमारे पास में है। यूपी पीसीएस में तो ये स्थिति है कि हम 0.1% पे है। ईडब्ल्यूएस में सबसे आईपीए पुलिस में, यूपी पुलिस में डिप्टी और एसडीएम इसकी पोस्टों के ऊपर अभी एक सर्वे हुआ है, उसके अंदर मात्र एक व्यक्ति आया है ईडब्ल्यूएस के अंदर, क्षत्रिय समाज से। फिर आते हैं, अगर हमको समाज को न्याय नहीं मिलता है तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं, और जुडिशरी के अंदर अगर हम देखें तो हमारा प्रतिनिधित्व इतना कम है कि हायर पर्टिकुलरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस है उसमें 0.3% सबसे कम। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि सब उच्च जातियों में पूर्व जो गरीबी है वो किसमें ज्यादा है, तो आपके सुन के आश्चर्य होगा कि आजादी के 50-70 साल के बाद में हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि ऊंची जातियों में सबसे गरीब हम हैं और हमारा हिस्सा 21% है। फिर आगे अगर हम बात करें कि भारत में जो पहले टॉप 1000 कॉर्पोरेट होते हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके अंदर हमारा अगर हिस्सा देखें तो वो 0.5% है। उसका जो डायरेक्टर्स वगैरह उसका हम केवल 0.5%, आधा परसेंट ही है। और हिंदुस्तान के 163 बिलियनर्स में एक भी क्षत्रिय नहीं है। तो हमें इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा कि आजादी के समय हम जब विश्व का और भारत का नेतृत्व कर रहे थे, राज कर रहे थे, आज हम इतने पीछे हैं। ये पीछे क्यों रहे हैं, इसका अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो उस समय जो दूसरे वर्ग थे सत्ता के साथ में, जो हमारे समकक्ष थे, सत्ता में थे, उनकी प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार रही, क्योंकि उनके पास राजपाट नहीं थे। और हमारे पास में राजपाट थे, हम उस वर्ग से बिलोंग करते थे, तो हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, शिक्षा और रोजगार पे। तो उसके कारण हम पीछे रहे। दूसरा एक बड़ा कारण था कि हमने अदूरदर्शिता का काम ना लिया, अदूरदर्शिता से काम लिया, आगे की नहीं सोची। हर एक व्यक्ति अपने आप को बचाने में लगा रहा, नई चीजों में एडजस्ट होने में उसको टाइम मिला, और एक चीज भूल गया, वो आंदोलन और अपनी मांगों की मजबूती से मांग करना, ये दोनों चीजें राजपूत भूल गया। आजादी के बाद कुछ बड़े आंदोलन जरूर हुए, लेकिन आम सत्ता की भागीदारी में क्षत्रिय का जो आंदोलन है वो बहुत ही कम संख्या में हुए। आप मांगोगे ही नहीं, लड़ोगे ही नहीं, तो आपको कौन देगा। तो इन सब कारणों के बाद में हम इस बात पे विचार करना जरूरी है कि हम शिक्षा और रोजगार में करें क्या। हम पीछे भी रह गए, हम कमजोर रह गए, लेकिन अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो उस पर मैं अपनी बात कुछ मूल बातों के ऊपर बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि हमारे पुराने जमाने में ये होता था कि जब भी कोई समाज पे संकट आता था, राष्ट्रीय संकट आता था, हर घर से एक बच्चा तैयार करते थे। आज हम कम से कम एक परिवार के अंदर एक संतान को योग्य बनाने का संकल्प लें, चाहे वो बालिका हो या बालक हो। अगर हर परिवार से एक बच्चा योग्यता की तरफ जाता है तो मैं अपन ये कह सकते हैं कि हम सही दिशा के अंदर आगे बढ़े। दूसरा, सबसे बड़ी कमजोरी रह रही है इंग्लिश मीडियम। हमारे जिंदगी के सारे अवसर इंग्लिश मीडियम में हैं, इस डेमोक्रेसी के सारे अवसर इंग्लिश मीडियम में हैं, और हमारा अधिकांश गरीब तबका हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। तो सबसे पहले ही उन सब चीजों से बाहर हो जाता है। किसी भी स्किल की, किसी भी सम्मानित नौकरी की, प्राइवेट हो या सरकारी,
उससे वो बाहर चला जाता है। तो इस बात पे भी हमको गौर करना पड़ेगा। दूसरा जो ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर जो विभिन्न कंसेशंस मिलते हैं व्यवसाय में, टैक्स कंसेशन मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो मिलती है, उन सब में हमारा जो भागीदारी बहुत न्यूनतम है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश भी मेरे राय में हमें करनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कोई हम सहयोग कर सकते हैं वो व्यवसाय में सहयोग कर सकते हैं। अगर किसी का व्यवसाय है और वो अपने मैनेजमेंट में, अपने कर्मचारियों में अगर वो हमें क्षत्रिय समाज को प्राथमिकता दे, तो वैसे के वैसे योग्य लोग हमें मिल सकते हैं। एक जो चीज सबसे जरूरी है वो है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को इसमें उतारें। समस्या ये हुई है कि हमें बहुत गलत सिखाया जाता है कि साहब ये आरक्षण है, हमारा तो नंबर नहीं आएगा, और कोई सरकारी नौकरियां है कहां। जबकि मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरियां लेने में प्रयास करने वाले और डिसिप्लिन रूप से प्रयास करने के लिए सबसे इजी तरीका है। बस बात ये होती है कि उसको सारे एग्जाम्स देने चाहिए और एक के बाद एक सारे अगर परीक्षाएं अगर वो देता है, इन सब का कोर्स मूल रूप से 5-6 सब्जेक्ट में जाता है। हिंदी इंग्लिश 2 भाषाएं होती है, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स ये 2 स्किल टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा जनरल नॉलेज होता है। ये 5 आईएएस में भी आते हैं, ये 5 आरएएस में भी आ सकते हैं, और ये 5 के 5 सब्जेक्ट है वो किसी भी छोटे से छोटे रेलवे के, बैंक के किसी भी एग्जाम में ये प्रमुख रूप से आते हैं। और जब लगातार मैंने ये अध्ययन किया कि जिन लोगों का चयन हुआ है, चाहे आरएएस में हुआ हो, आईएएस में हुआ हो या अन्य सेवाओं में हुआ हो, उनका पहले भी कई सेवाओं में चयन हो जाता है, वो कभी सीधे आईएएस की तैयारी नहीं करते हैं। तो जिसको भी हमारा जो बेस है वो बड़ा कमजोर है, हम एपीयर ही कम होते हैं, हमारी जनसंख्या 10% है, लेकिन आप हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर में हाल जाके देखेंगे तो वहां बड़ी मुश्किल से 1% लोग हमारे क्षत्रिय समाज से आके उसको एग्जाम देते नजर आएंगे। तो आप एपीयर ही नहीं होंगे तो सिलेक्शन कहां से होंगे? ये सरकारी रोजगार के लिए जो हमारी सबसे बड़ी कमी है। दूसरी, भविष्य में स्किल और लर्निंग और टेक्नोलॉजी और साइंस, इसका महत्व बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। अगर हमारा बच्चा ये तय कर लें कि कम से कम 12th तक तो वो साइंस रखे, उसके आने वाले आज से 20 साल 25 साल बाद में हो सकता है सरकारी नौकरी का भी ये महत्व नहीं रह जाए जितना कि विज्ञान और तकनीक का रह जाएगा। सरकारी नौकरी में प्रयास करने के लिए मैंने एक विन कम्पीट करके एक ऐप बनाया है जो इसी राजपूत क्लब के साथ जुड़ा हुआ भी है, और इसके अंदर 5 लाख क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक है और रेंडमाइज क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। इससे 25,000 छात्र छात्राओं ने इसको रजिस्टर्ड कराया है और इसका प्रयोग कर रहे हैं। करीब इसमें 1200-1300 बालिकाओं का रीड में और टीचर्स में चयन हुआ। इसके माध्यम से आरओ की जो रद्द हुई, इसमें 7-8 लोगों का चयन हुआ था, और भी सारे परीक्षा की तैयारी के लिए इस विन कम्पीट ऐप के माध्यम से भी लोगों का चयन हुआ है। ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर ऐप, कोई भी ऐप लोगे तो कम से कम 1000 रुपये उसकी फीस है, जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर अपीयर हो। अब सबसे बड़ी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिसके कारण हम रोजगार में और सरकारी रोजगार में विशेष रूप से पीछे रह रहे हैं, वो कारण है कि हमारी एजुकेशन का जो लेवल है, क्षत्रिय समाज के अंदर औसत एजुकेशन 7 साल की है। महिला प्लस बच्चा, लड़के लड़की का एवरेज निकाले
7 साल मतलब नर्सरी केजी के बाद 5 साल, यानी हमारे एवरेज बच्चे 5 साल के बाद में 5वीं के बाद क्लास छोड़ देते हैं। हो सकता है आप में से संपन्न लोगों ने उसमें अच्छी पढ़ाई कर ली, लेकिन एवरेज ये है। तो उसमें से कई लोग ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं जो छोड़ के और फिर घर का काम करने लग जाते हैं, और हम ऐसे भविष्य के हमारे लीडर्स को छोड़ देते हैं। तो जिस तरह से ओलंपिक के अंदर बहुत छोटे लेवल पर बच्चों को तैयार किया जाता है, मैं इस सम्मेलन में मेरी ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पे जोर दें कि हम 5वीं से बच्चों को पिकअप करें, 5वीं, 4वीं, 6वीं, और उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को चयन करके उनको महत्व दें। तो अंत में मुझे इसको यहाँ अवसर बोलने का दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए लास्ट में 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि जीसी वाही जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़। श्रद्धेय अहिवाल सिंह जी ने कहा था कि जीसी वाही जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़, लड़ पड़े पड़ लड़े पट के अंत पछाड़। अर्थात वही जाति जिंदा रहेगी जो फ्यूरियसली फाइट करेगी, झाड़ो झाड़ लड़ेगी, लड़के गिरेगी, गिर के फिर खड़ी होगी और फिर आखिर में पछाड़ के और नेतृत्व संभालेगी। हमें उसी तरह से संघर्ष करना है। इसी भावनाओं के साथ संक्षिप्त समय होने के कारण अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और मुझे यहाँ अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।